नमस्कार जी। मैं एडवोकेट मनीषा शर्मा आज एक नए देश के मुद्दे के साथ फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोर्ट में किसी भी केस की प्रोसीडिंग जाने से पहले थानों में पहले एफआईआर दर्ज होती है। केस का इन्वेस्टिगेशन 60 डेज या 90 डेज जैसा भी ऑफेंस है उस हिसाब से होता है। फिर कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो कंप्लेंट केस डाल के भी एफआईआर रजिस्टर्ड कराने का प्रोविजन कानून में है, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हमें कोर्ट केस के दौरान सामने आती हैं। उसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ श्री राजेंद्र शर्मा जी रिटायर्ड सेशन जज जुड़े हुए हैं और मेरे साथ आईजी श्री आनंद शुक्ला जी जो रिटायर्ड हैं वो जुड़े हुए हैं। एसीपी सुरेश कौशिक बहुत ही जुझारू किस्म के एसएचओ दिल्ली पुलिस में रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ श्री जेएस रावत जी हैं जो एडीजी उत्तराखंड हैं, वो जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मेरे बड़े भाई राकेश शर्मा जी अधिवक्ता 30 हजारी इस विषय पर चर्चा करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनवाईयू न्यूज़ के मंच पर। और मैं आप सबसे पहले मैं जज साहब आपके साथ पास आना चाहूंगी, राजेंद्र कुमार शर्मा जी। जैसे जज साहब जैसे कोर्ट में जब जज साहब के सामने प्रोसीडिंग्स आती हैं और ये पता रहता है कि ये एफआईआर झूठी है, ये चार्जशीट झूठे केस में फाइल हुई है, तो एक जज को ये पता होते हुए भी मॉरल और एक वर्क फ्रंट पे एक जज कैसे सामंजस्य स्थापित करता है, क्योंकि इंडियन कानून एविडेंस पे चलता है, लेकिन एक मॉरलिटी के अकॉर्डिंग जज को पता रहता है कि इस केस में ये चीज़ सही है, ये गलत है। उस वक्त एक इंसान होने के नाते एक जज के दिल और दिमाग में क्या चल रहा होता है? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है जज साहब। देखिए मैडम, सवाल ये है कि जजेस जो बैठते हैं और जो केसेस हमारे सामने आते हैं वहाँ पर मॉरल काम नहीं करता। हमें तो लीगल जो प्रोविजंस है, जो सीआरपीसी में प्रोविजंस है, एविडेंस में प्रोविजंस हैं, उनको ही देखना होता है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कोई गलत केस भी आया है तो उसको एकदम से तो आप नहीं कह सकते ये गलत केस है। उसको इसलिए तो एविडेंस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपको। एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ही ये कहते किया जा सकता है ये केस गलत है या सही है, तो उसको एक साथ से नहीं कर सकते। हाँ देखिए, मैं जो आप कहना चाह रही हूँ मैं समझ गया। प्रश्न ये है कि पहले 1974 से पहले प्री कमिटल प्रोसीडिंग हुआ करती थी जी। जैसे सेशंस केस है, सेशंस ट्रायल केस है, तो उसमें क्या है एविडेंस रिकॉर्ड किया करते थे। उसके बाद में कोर्ट तय करती थी कि इस केस को आगे भेजा जाए या नहीं। 74 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हो गया। उसके बाद में अभी क्या है कि जैसा भी पुलिस ने अगर चार्जशीट की है, चाहे सही है या गलत है, मजिस्ट्रेट को उसको ये राइट नहीं है कि अगर वो सेशन ट्रायल केस है तो उनको मजिस्ट्रेट को कोई राइट नहीं है कि उसके अंदर इंटरफियर करे। उसको वो मजिस्ट्रेट साहब को 209 सीआरपीसी के तहत उसको कमिट करना पड़ेगा सेशंस कोर्ट में, और सेशंस कोर्ट फिर उसको सेक्शन 226, 27 और 28 में डिसाइड करेगी। 226 में जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो केस ओपन करते हैं और वो बताते हैं कि सर ये एविडेंस है और ये केस है। 227 में डिफेंस उसको आर्ग्यू करते हैं और वो कहते हैं कि सर ये केस बनता है कि नहीं बनता है। सेक्शन 228 में कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन सा ऑफेंस बनता है। अगर मान लीजिए वो सेशंस ट्रायल ऑफेंस बनता है तो ट्रायल प्रोसीड होती है। अगर मान लीजिए वो सेशंस ट्रायल केस नहीं है तो सेशंस कोर्ट उसको वापस सीजीएम जो उसको डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम है उनको चार्ज फ्रेम करने के बाद भेजेगी ट्रायल चलाने। तो ये केस सही है गलत है वो लोअर कोर्ट को डिसाइड करने का राइट नहीं। हाँ लेकिन देखिए, अगर लोअर कोर्ट अगर ट्रेल जो केस है वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, तो अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि ये केस बिल्कुल बोगस है तो सेक्शन 258 सीआरपीसी में है, उसको प्रोसीडिंग एट एनी स्टेट ड्रॉप कर सकते हैं। जी ऐसा नहीं है। देखिए सीआरपीसी जो है लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी कोर्टें सीआरपीसी के मुताबिक ही चलती है, और सीआरपीसी एक इतना बड़ा हथियार है और सीआरपीसी में जितने प्रोविजंस हैं उसमें इनजस्टिस का कोई सवाल नहीं। जी जी ठीक है। जज साहब मैं आपके पास लौट के आऊंगी। मेरे साथ सुरेश कौशिक जी हैं, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस से, फूलन देवी केस के भी चीफ आईओ रहे हैं, 13 साल हमने साथ भी काम किया है। कौशिक साहब आपने बहुत सारे बड़े बड़े केसेस का इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब कोई कंप्लेंट लेकर आता है, जैसे 306 आईपीसी, 354, 376 की,
पुलिस विदाउट गोइंग इनटू एनी इंक्वायरी लाइक 498 या 406 एकदम एफआईआर दर्ज कर लेती है। जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है कोर्ट्स का, दिल्ली हाई कोर्ट का या सेशन कोर्ट्स का, कि 376 या 354 जो मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमे छूट से दिख रहे हैं प्रेजेंट ट्रेंड में। यहाँ तक कि पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कंप्लेनेंट को 376 के मुकदमे में बहुत बड़ा फाइन भी लगाया झूठी एफआईआर का। तो क्या मैं ये जानना चाहती हूँ पुलिस को इस टाइप की धाराओं के मुकदमे में, जहाँ विदाउट एनी इंक्वायरी एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेते हैं और बाद में कोर्ट में आते आते वो ढहते हुए नजर आते हैं, तो उन केसों में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इंक्वायरी पहले ही ना होल्ड कर ली जाए। कोर्ट का, देश का इतना सारा समय और इतना सारा पैसा वेस्ट ना हो अगर पुलिस उस ढंग से काम करे। आपके क्या विचार है इस बारे में? शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। जो इन्वेस्टिगेशन पावर हैं पुलिस के पास में, वो सेक्शन 154 सीआरपीसी से लेके 176 सीआरपीसी तक जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पावर दी गई है। 154 सीआरपीसी में ये क्लियर है कि ये पुलिस का प्रोरोगेटिव नहीं है कि वो किस पे केस दर्ज करे, किस पे ना करे। को सीआरपीसी कहती है और एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अनेकों इस तरह के निर्णय हैं, ललिता कुमारी और अनेकों निर्णय हैं सर, जिसके अंदर की पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर केस। पुलिस को एक केस दर्ज करना है और उसके बाद जब कभी लगता है जिसके प्रशासन को या न्यायपालिका को, जैसे कि 498 के केसेस में होता था कि इसका मिसयूज हो सकता है और इसका कहीं और बेहतर प्रयोग हो सकता है, तो उसमें हमें पावर दी गई कि आप इसमें पहले इंक्वायरी भी नहीं, एक तरह की एक एफर्ट करने होते हैं उसको रिकनसाइल करने के, उसके बाद में उसकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी केस के अंदर ये हमारा, अब इसमें ठीक गलत की बात नहीं है। एक तो ये पुलिस हैज टू रजिस्टर केस एज पर सेक्शन में 154, उसके अंदर हमारा प्रोरोगेटिव नहीं है। और दूसरी बात ये है, अगर इसका जितना उपयोग है उससे ज्यादा दुरुपयोग की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन से पहले इंक्वायरी चालू हो जाती है तो काफी नंबर ऑफ फोर्सेज होती हैं। क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोर्ट कंट्रोल करता है, आखिर में कोर्ट के पास जाती है, और जो इंक्वायरी है वो कोर्ट के पास नहीं जाती, तो इसका मिसयूज भी की काफी संभावना है। इसलिए हम जो भी कोई जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस केस हुआ हो उसको हम सीधा 154 के दर्ज करते हैं। और ये ठीक भी है, अगर इस तरह की इंक्वायरी की पावर पुलिस को दे दी गई तो काफी मैनिपुलेशंस और काफी इसका नुकसान हो सकता है, और जो खास तौर पे गरीब और जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो इससे काफी न्याय से वंचित रह सकते हैं, मेरा ये मानना है। जी शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, आईजी लेवल से आप रिटायर हुए हैं, कि अगर कंप्लेनेंट की कंप्लेंट झूठी पाई जाती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही कैंसिलेशन आप फाइल करते हैं और चार्जशीट नहीं करते उसमें एक्यूज को, तो क्या उस लेवल पे भी आप कोई कार्रवाई कंप्लेनेंट के खिलाफ करते हैं, या केस के एंड में जब एक्विटल हो जाता है उस लेवल पे भी कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कंप्लेनेंट झूठा साबित हो जाता है और इस वजह से केस छूट जाता है, तो क्या पुलिस कोई स्टैंड लेने की पोजीशन में होती है इनिशियल स्टेज पे या एंड स्टेज पे? शुक्ला साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। हेलो हेलो, शायद शुक्ला जी मेरे साथ नहीं है। रावत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ रावत जी, आप बतलाइए मुझे, केस में इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट फाइल हो गई और चार्जशीट के बाद केस आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज पे आ जाता है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट के सामने और सेशन ट्रायल है तो सेशन कोर्ट के सामने कमिट होकर आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज पे आ जाता है, वो कौन से मापदंड हैं? जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केसेस हैं या ऑरल टेस्टिमनी के केस हैं कि चार्ज की स्टेज पे एक एक्यूज प्रिकॉशन ले, अगर वो ये सोचता है उसको झूठा फंसाया गया है और पुलिस के हाथ से भी उसके साथ जाती हुई है, एफआईआर ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स एलिगेशंस रजिस्टर्ड हो गई है, तो एक वकील होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट के एडीजी होने के नाते आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एक एक्यूज के लिए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे इस शो में बुलाया। आपका जो सवाल है ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हमेशा ही डिफेंस काउंसिल के साथ में बना रहता है, क्योंकि ये देखा गया है कि चार्ज की स्टेज पर बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है डिफेंस काउंसिल के लिए।
क्योंकि चार्ज के स्टेज पर कोर्ट वही चीज देखती है कि जो उस समय प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस के तौर पर चार्जशीट में फाइल किया है। तो ऐसी स्थिति में जबकि डिफेंस के पास चार्ज की स्टेज पर कोई ज्यादा स्कोप नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कि डिफेंस बिल्कुल हेल्पलेस है। अगर डिफेंस शुरू से ही अपने केस के ऊपर नजर रख रहा है, उसे पता है कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो मेरे फेवर में जा सकते हैं, जिसे पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कंसीडर नहीं किया है, नेचुरली वो कोर्ट में चार्ज के स्टेज पर नहीं आ सकता। लेकिन ये जरूर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आईओ के पास या उसके सीनियर ऑफिसर्स के पास एसएसपी लेवल पर वो उनकी कॉपी को प्रोवाइड करे, और कॉपी प्रोवाइड करने के बाद वो अपनी बात को चार्ज की स्टेज पर कोर्ट के सामने ये लेके आ सकता है कि भाई मेरे को फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, और फिर इन्वेस्टिगेशन न होने के कारण से जो ये ट्रायल है वो प्रॉपर वे में नहीं हो सकता। और इस केस पर अगर ऑल्दो तो ट्रायल कोर्ट ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन हाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लेवल में जब वो सुपरवाइजरी जुडिशियल में अगर वो अपनी प्ली को लेके जाएगा तो हायर कोर्ट इस चीज को जरूर देखेगी कि भाई किसी चीज के बेस पर अगर कोई एविडेंस ऐसा आ रहा है जो कि ट्रायल को वेसिटेट कर सकता है, और प्रोसिक्यूशन ने किसी कारण से पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में उसको चार्जशीट में लेके नहीं आया है, तो नेचुरली कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आप एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला सिर्फ जनरली ये देखा गया है कि पुलिस सिर्फ वही सबूत कोर्ट के सामने लेके आती है जिसमें उनकी केस पुख्ता हो, और वो अपने जो है ट्रायल में वो स्टैंड कर पाए, वो ऐसे सबूत कोर्ट के सामने नहीं लाती है। रावत जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। जज साहब, मैं आपके पास फिर आना चाहूंगी। सेक्शन 91 में चार्ज की स्टेज पे तो कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट दिया नहीं जा सकता, अब एक रूलिंग आ चुकी है ऐसी, तो ऐसे में वो सारे डॉक्यूमेंट जो एक एक्यूज को फेवर कर रहे हैं वो तो जज कंसीडर करती नहीं है। एक दो रूलिंग शकुंतला देवी वगैरह की आई है कि एट द स्टेज ऑफ चार्ज जो है जो कुछ भी कलेक्ट किया है वो आईओ प्लेस करे। आईओ प्लेस भी नहीं करते हैं, देना चाहे तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान देते भी नहीं, लेते भी नहीं है वो, तो क्या करे एक्यूज? ऐसे में जज उस जगह कंसीडर नहीं करेंगे, कानून है ऐसा, और आईओ लेते नहीं है, तो वो कौन सा मापदंड है जो अपनाए एक्यूज अगर झूठे फंसे हैं? देखिए, सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं। आप अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि भाई आप 91 में वो डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते, लेकिन जी जब आपका एविडेंस क्लोज हो जाएगी और आपका फर्दर स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होगा, उसके बाद में आपको डिफेंस एविडेंस के लिए चांस मिलता है, तब आप एप्लीकेशन दे करके वो डॉक्यूमेंट बुला सकते हैं, और उस जिसके पास में जो डॉक्यूमेंट है उस आदमी को आप समन्स कर सकते हैं, और वो जब डिफेंस विटनेस आएगा वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा और आप अपना केस पुटअप करेंगे। राकेश शर्मा जी, लेकिन मेरा इसमें मेरा ये है कि इस दौरान एक्यूज को पूरा ट्रायल फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, मैं रावत जी मैं उसी पे आ रही हूँ। राकेश शर्मा जी मेरे पास हैं, अच्छे अधिवक्ता हैं। राकेश शर्मा जी, जज साहब कह रहे हैं कि 313 और डिफेंस की स्टेज, एक क्रिमिनल के मुकदमे में 313 और डिफेंस इज द लास्ट स्टेज, तो आप अपने विचार दें इस पे। वहीं आ रहा हूँ सर, दो पहलू हैं किसी भी चीज के। एक कानूनी पहलू है, जैसा जज साहब ने बताया कि हमारी लिमिटेशन है, पुलिस ऑफिसर साहब ने बताया, एसीपी साहब ने, कि हमारे पास तो हमें रजिस्टर करना ही पड़ेगा केस। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो आज का मुद्दा है कि जब पहली ही दृष्टि में ये लगता है कि ये जो कंप्लेनेंट है ये झूठ बोल रहा है, ये जो आईओ सबसे पहले डील करता है केस को, उसे पता है। अगर शुक्ला साहब लाइन पर जुड़े हो तो शर्मा जी शुक्ला जी के पास चले जाना, पहले उनसे जुड़ाव मेरा खत्म हो गया था। जी, एक्यूज के पास जैसे ही कंप्लेनेंट थाने में पहुंचा, एक्यूज को बुलाया गया या पकड़ के लाया गया, एक्यूज के पास क्या रेमेडी है कि वो बताया कि मैं झूठा हूं या सच्चा हूं? वो ये कहता है सर ये जो इंसिडेंट यहाँ का बता रहे हैं मैं यहाँ पर था ही नहीं, शहर में ही नहीं था, ये मेरी कॉल डिटेल है, ये मेरे पास प्रूफ है। उस वक्त भी लेकिन पुलिस उसकी नहीं सुनती है, वो कहती है हमारी मजबूरी है, कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट लिखाई है, वी हैव टू रजिस्टर अ केस, और जैसे ही केस रजिस्टर होता है वो बिहाइंड द बार चला जाता है। उसके बाद जो 60 दिन 90 दिन या जो भी उसमें चार्जशीट में टाइम लगा, उस टाइम तक तो ना तो उसकी बेल होती है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जिस बात पे ये मुद्दा उठा है, आजकल मुद्दा ये हो रहा है कि पहले दिन जो कंप्लेनेंट आता है, कंप्लेंट लॉन्च कराता है लेडी, स्पेशली इन द केसेस ऑफ 354, 376 एटसेट्रा, एंड ये जो 498 का तो रेमेडी मिल गया काफी हद तक। अब उसमें कंप्लेनेंट पहले दिन कुछ और वर्जन रखता है,
जैसे ही 164 होता है अगले दिन या उससे अगले दिन होता है 1-2 दिन में, वहां वर्जन कुछ और हो जाता है। और ऐसा मोर देन 80% केसेस में आया है, जज साहब ने भी देखा होगा, एसीपी साहब ने भी देखा होगा कि एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन ऑफ द एविडेंस बाय द कंप्लेनेंट बिल्कुल डिफरेंट वर्जन बिल्कुल, आता है। बिल्कुल। लेकिन उस दौरान जो एक्यूज है, उस दौरान जो सर जो एक्यूज है वो इतना विक्टिमाइज हो चुका होता है, वो सोशली उसका इंसल्ट हो चुकी होती है, उसका कैरेक्टर एसेसिन हो चुका होता है, वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 1 साल तक शर्मा जेल में रह जी, चुका शर्मा जी, होता है। अगर उसकी शुक्ला लाइफ साहब जुड़े बर्बाद हैं हो तो मैं चुकी शुक्ला साहब के पास जाना चाहती हूँ। शुक्ला जी जुड़े हुए हैं? है। जी चेक करें, चेक शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं क्या आप? शायद उनका कनेक्शन टूट गया है। कौशिक साहब, मैं दोबारा से आपके पास आना चाहती हूँ। कौशिक साहब, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है और बेल कोर्ट में लगती है 437, 438 और 439 में, सेक्शन सीआरपीसी के जो हैं, पुलिस की तरफ से जवाब मंगाया जाता है और पुलिस हमेशा ये जानते हुए भी कि ये इनोसेंट पर्सन है, ये एफआईआर झूठी है, पुलिस मजबूर है, अपने 154 से 176 तक सेक्शन बताए हैं कि एफआईआर करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी पुलिस ये जानते हुए भी कि इस केस में इस इंसान का कोई दोष नहीं है, अंडर सम प्रोविजंस ऑफ लॉ ये एफआईआर हो गई है और इसमें इसकी ये अंदर है, बिहाइंड द बार है, तो ऐसा जवाब मैंने कभी नहीं देखा अपनी 25 साल की प्रैक्टिस में कि पुलिस कह दे ये इनोसेंट है, इसको जमानत दे दो। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप एक पुलिस ऑफिसर होते हुए इस पे क्या रोशनी डालेंगे? ऐसा नहीं, ऐसा होता है। जी जी, बताइए कौशिक साहब। पुलिस एक इतना प्रेशर में रहती है और सब तरह से इतना प्रेशर में रहती है, और मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि हम किसी भी केस में हम ये हिम्मत नहीं कर सकते कि इसको बेल दे दी जाए। एक सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ऐसी जो कि ये हिम्मत कर सकती है कि हाँ इसको बेल दे दी जाए, ये ठीक है या गलत है। हमारे साथ में लोकल प्रेशर्स जो होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, सोशल कॉजेज होते हैं, और काफी इस तरह के जो ये सब बिल्कुल नहीं जा सर फिर कानून कहाँ जाता है? सर फिर कानून कहाँ जाता है? अगर प्रेशर में काम हुआ सर, शर्मा जी सुन लो एक बार, कौशिक साहब सुन लो। मैं भी इस बात पे लीपापोती कर सकता था, मैं भी अच्छी तरह से लीपापोती कर सकता था, नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, लेकिन मैं अभी स्टेज पे आ चुका हूँ कि हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और जो अगर हम सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे तो की खामियां दूर नहीं होंगी आज भी और कल भी कभी नहीं होंगी। मैंने भी 35-36 साल इस बात पे स्टैंड लिया है कि नहीं बिल्कुल ठीक हूँ, केस बेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक स्टेज आती है जबकि आदमी रियलाइज करता है, और ये बिल्कुल सही बात है कि प्रेशर में रहते हैं। और खास तौर पे 376 के केस में, 354 के केस में, जहां लेडीज एक कंप्लेंट पार्टी है, तो सबको पता होता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाता। और एक ही काम है कि इसको केस को कोर्ट में। तो ये बहुत बड़ी खामी हुई कौशिक साहब। वही मुद्दा है मनीषा जी, आपने वही मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही जड़ पकड़ी है आपने। दिक्कत ये है मनीषा जी, बिफोर कमिंग इन दिस प्रोफेशन आई वाज, पुलिस वाला कोई हिम्मत नहीं करता। सर मैं हिम्मत पर ही आ रहा हूं जी। देखो इसमें यह है कि इन्वेस्टिगेशन, हाई कोर्ट भी ये कहती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने कोर्ट ये कहती है, इन्वेस्टिगेशंस की सारी पावर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास वेरी वाइड एंड वास्ट पावर दी गई है, और सिर्फ इसीलिए दी गई है कि वो सच्चाई की तह पर जाए। और सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि झूठा केस को लेके जाए, ये भी है। और इसीलिए रावत जी, मैं इसी में ऐड करके तब आप शुरू करना, जब कोर्ट में क्रिमिनल केस करते हैं, कौशिक साहब ने बड़ी ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट कर लिया कि पुलिस बेल एप्लीकेशन को अपोज करती है। ये स्थिति, क्योंकि आप जस्ट मिनट रावत जी, आप एक एडीजी हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट में, ये स्थिति कोर्ट के अंदर सरकारी वकील पीपी और सीनियर पीपी की भी है, उन्होंने अपना धर्म मान लिया कि हमको अपोज करना है। ये ड्यूटी असाइन की गई है टू ब्रिंग द ट्रूथ ऑन द रिकॉर्ड of the court, not to oppose the application। कौशिक साहब ने ईमानदारी से मान लिया है, आप क्या कहेंगे? ईमानदारी से इस चीज को मानेंगे या फिर कुछ और कहेंगे? ईमानदारी से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हम लोग सारे के सारे न्याय के लिए बैठे हुए हैं कि न्याय होना चाहिए। अगर कानून को किसी ने तोड़ा है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, सबका एक ही उद्देश्य है, लेकिन कानून का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, ये भी हमें देखना चाहिए। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम का पार्ट होने के बाद अगर किसी इनोसेंट्स को भी अगर हम ट्रायल देते हैं तो वो भी एक अपने आप में इनजस्टिस है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में जो आईओ और पुलिस एजेंसी है, उनके पास बहुत वास्ट पावर है,
वो सच्चाई की तहत पे जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी किसी कमजोरी के मनीषा जी। कारण विश्वस्त, जैसे अभी एक सज्जन साहब ने कहा था कि अपने प्रेशर के कारण सर वो प्रेशर, मैकेनिकल वे में एक सिस्टम बना जी, हुआ है, जैसा बिल्कुल, मनीषा जी ने बिल्कुल, इसीलिए मैं कहा। कह रहा हूँ कि वो हमारा एक उसमें पुलिस कहीं सिस्टम ऐसा बना हुआ है। कहीं देखिए reality आप समझिए, को टच नहीं होता है। 2 मिनट आप समझिए, नहीं रावत जी, इस जगह आप बात को गवर्नमेंट स्वीकार केसेस कर आते लीजिए, हैं। क्योंकि अभी आप भी एक सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मनीषा मैंने आपसे जी, एक मिनट मैं चाहूंगा आपको मैं। बिल्कुल बात कह रहा हूँ कि देखिए, एक जब हम जी, लोग यहाँ आ रही पर हूँ। हम लोग जब कोर्ट के सामने, चाहे डिफेंस है चाहे वो प्रोसिक्यूशन है, कोई भी ये एक ही मुद्दा सबका है कि भाई जस्टिस होना। हमारे सामने भी, चाहे वो डिफेंस काउंसिल के सामने या प्रोसिक्यूटर के सामने भी, पुलिस जो एविडेंस लेके आएगी वही एक यार्डस्टिक वही आता है जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पर क्या एविडेंस कलेक्ट करे हैं। अगर उसमें एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस नहीं आए हुए हैं या उसमें किसी तरह का कोई उनमें मैनिपुलेशन आया है, तो ये पुलिस की मनीषा- कौशिक साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप कुछ जी, कहना चाह रहे थे, मनीषा आप जी, बोलिए कौशिक साहब जी। और रावत जी, अगर- एक अगर वो मिनट में किसी नोट के कारण से आऊंगी। किसी रावत जी, दबाव में कौशिक साहब को मैं 1 मिनट का समय जैसे दें। अभी बताया कि पुलिस के पास में वास्ट इन्वेस्टिगेशन पावर्स हैं और हम हर एस्पेक्ट जी। को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्वीकार किया है कि हम बिल को अपोज करते हैं, उसी मुंह से, उसी रूह से मैं ये स्वीकार करता हूं कि हम हर एविडेंस को जी। उस पे फाइल पे लेके आते हैं। डिफेंस के जो मुलजिम है उसके प्रॉपर एविडेंस को हम फाइल पे लेके आते हैं। और मैं अपने काम में, अपने दौरान में कम से कम 50 रेप केसेस में मैंने मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। मेरा जब हम कोर्ट को, जब केस को हम अपने एमएम कोर्ट में भेजते हैं, तो एमएम कोर्ट जो थी मेरा नोटिस निकालती थी और कहती थी कि तुमने सेशन जज से भी ज्यादा पावर को यूज किया है। मुलजिम आप काफी दबंग आई हो रहे हैं। आई नो सर एक मिनट, I सर know एक it. मिनट, कौशिक जी, आई अप्रिशिएट नहीं, सर, एक मिनट, सर, एक सर मिनट। आप इस चीज के लिए एप्रिशिएबल हैं, आप प्रोफेशनल वे में आपने सर, काम जी, करा है। मैं एक बात आपके पूछना चाह रहा हूँ जी, रियलिटी का, जी, एक इसी में जी। सर, कौशिक सर, विद ड्यू जी, रिगार्ड, जो जी। चीज मैं कहना चाहता आपने मेरे मुंह की बात जी। छीनी। पुलिस ऑफिसर के पास, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जी, के सर। पास अनलिमिटेड जी। पावर्स है, जी, अनलिमिटेड सर, पावर्स जी। आई कैन से ड्यूरिंग जी। इन्वेस्टिगेशन। नोबडी सर, कैन जी। कंपेल हिम कि आप ये करो, आप उसे अरेस्ट करो ही करो, या आप इस डायरेक्शन में चलो या उस डायरेक्शन में चलो। जमीनी हकीकत क्या ये नहीं जी। है, मैं आप बिल्कुल बेबाक आपसे पूछना चाहूंगा। जमीनी हकीकत ये नहीं है कि अगर आईओ एट द फर्स्ट इंस्टांस एक्यूज को, सो कॉल्ड एक्यूज, एलिज्ड एक्यूज को अरेस्ट नहीं करता है, उसे सबसे पहले अपने सीनियर्स की नजरों में चोर बनना पड़ता है। वो सीनियर्स कहते हैं कि आपने इससे पैसा खा लिया। एक बात। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर वो- प्रोफेशनल वे में काम कर, सर। सुन लीजिए सर, मैं जमीनी ठीक है। हकीकत की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, दूसरी आई बात- एग्री विद यू, आई दूसरी एग्री बात विद यू। सर, दूसरी बात, अगर जी। वो, उसकी इमेज अच्छी है और उसके ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर ये मानते हैं, हाँ ये लड़का या ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ही इज ऑनेस्ट पर्सन, इसने इसमें कोई हेड एंड ग्लोव वाली बात नहीं की है और इसने सही डिसीजन लिया। लेकिन सेकंड ऑप्शन आता है फिर उसका, कंप्लेनेंट का। कंप्लेनेंट इमीडिएटली सीनियर ऑफिसर्स के पास या जज के पास कंप्लेंट लगाती है कि साहब ये आदमी पैसे खा गया और इसने एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया। इन दोनों झंझटों को बचने के लिए वो आदमी उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके अपनी टेंशन दूर करता है। नंबर 3, उसके बाद जब वो केस डालता है और बेल, कोई मेरे जैसा वो लॉयर अगर बेल लगाता है, तो वो अगर ये लिख दे कि यस सर, दिस इज द जेन्युइन ग्राउंड ऑफ द बेल एंड ही कैन बी या ही मे बी ग्रांटेड बेल, अगर उसको इतना ही लिखते ही, तो माफ करना जज साहब, सबसे पहले जज साहब उसकी तरफ को चश्मा उतार कर देखते हैं कि ये आईओ जो है, ये लगता है एक्यूज से मिल गया, राइट। उसके बाद जो उसके सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनकी वो की मर्जी के बगैर वो ये रिपोर्ट दे दिया है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में पूछते तुमने ऐसा किया क्यों, राइट सर। अगर उसको बेल मिल गई तो उसके सामने तीन समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सीनियर ऑफिसर्स की नजरों में वो गुनाहगार शक की नजर में आता है, जजेस उसको सोचते हैं ये आदमी चोर है, कंप्लेनेंट ये सोचता है ये एक्यूज से मिल गया। इन तीनों को अवॉइड करने के लिए एक लकीर का फकीर बनके मैकेनिकल वे में एक्यूज को टॉर्चर किया जाता है, मैं तो टॉर्चर कहूंगा। और ये जो 313 की बात सर कही, ये तो लास्ट स्टेज है, कई बार तो 5-5, 7-7 10 या 12 भी, 13 साल में फूलन में भी मर्डर केस का फैसला आया था, कौशिक साहब आई होते, उसमें तो आधी जिंदगी वो मर चुका होता है, उसके बाद उसके बचने के लिए कोई होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। तो सर मेरा सिर्फ यही कहना है, मैं आधी 30 सेकंड लूंगा सर। बिफोर कमिंग इन दिस नोबल प्रोफेशन आई वाज एन सिविल इंजीनियर, और एज एन सिविल इंजीनियर हम दीवार पर हाथ लगाकर बता देते थे कि इसमें सीमेंट की रेशियो जो है ये है। ऐसे ही बीइंग एन क्रिमिनल लॉयर,
जब हम FIR पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि इसमें 80% झूठ है या 20% झूठ है, मे बी इट कैन बी वेरी 10-15%। और आप तो जज रहे हैं, जैसे ही आपके पास फर्स्ट इंस्टेंस पे मुकदमा आता है, कागज लेके आता है, एक्यूज को लेके आता है, मैं समझता हूं एक कॉम्पिटेंट जज को 90% ये आगाह हो जाता है कि ये आदमी झूठा लाया गया या सच्चा लाया गया। अगर उसके बाद भी शर्मा साहब वो कानून की आई कांट डू एनीथिंग, तो वो भी अनजस्टिस है। आइदर इज IO और जज, ही इज बोथ आर द पार्ट ऑफ द। शर्मा साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में जज साहब के लिए आ रहा है। मैं जज साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं क्रिमिनल में डील करती हूँ, मर्डर और PC एक्ट में। कोर्ट में काम करते वक्त कुछ % जजेस को छोड़ के एक जो शब्द हम सुनते हैं कि प्रोसिक्यूशन की तरफ झुका हुआ, वो गवाह पेश नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगली डेट पे ले आना। डिफेंस अगर अपना गवाह नहीं ला पाया तो उनकी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्लोज कर दी जाती है। IO की तरफ से कोई एप्लीकेशन आ गई तो एक इंक्लिनेशन उसको परमिट करने का आता है। डिफेंस की तरफ से आ गई तो लेंथी आर्ग्यूमेंट असिस्टेड विद नंबर ऑफ केस लॉज वो होता है। एक ऐसा दिमाग सुनते हैं भाई ये इंक्लाइंड है प्रोसिक्यूशन की तरफ, मतलब उस तरह की गवाहता कुछ परसेंटेज को छोड़ के कम आ रही है कोर्ट में, कम आ रही है। क्या एक न्याय की कुर्सी पे बैठा हुआ जज इज नॉट ए पोस्ट बॉक्स, ही इज दी टोटल, मतलब न्याय एक तराजू उनके हाथ में है, तो चाहे प्रोसिक्यूशन है चाहे डिफेंस है, एक स्टेप पॉजिटिव होना चाहिए। He should be impartial. The chair should be impartial. जज साहब बताइए, ये मैं अपना अनुभव कह रही हूँ, आई में भी रॉन्ग। मनीषा जी देखिए, ऐसा है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है ना इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, हम क्या है, हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, हम कुछ इंस्टांसेस को हम लेकर के हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल देखिए, CRPC जो है ना, मैंने बताया आपको, CRPC, एविडेंस एक्ट और IPC को छोड़ दीजिए, CRPC और एविडेंस एक्ट ये इतने जो है, इसको अगर आप सीरियसली पढ़ें और देखें तो इसमें बहुत सारे पावर्स कोर्ट को भी हैं और पुलिस को भी है। मैं ये नहीं कहता, जो आप कह रही हैं वो आपने महसूस किया होगा कहीं, कि देखा भी होगा कि प्रोसिक्यूशन जजेस हो गए, लेकिन ओवरऑल जुडिशरी जो है वो इम्पार्शियल है। भाई देखिए, ह्यूमन एरर सब जगह है, मैं नहीं, पुलिस में भी ह्यूमन एरर है, जुडिशरी में ह्यूमन एरर है, वो तो आप उसको ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको आप बिल्कुल रिफ्यूट नहीं कर सकते। सर सॉरी टू इंटरप्ट, जुडिशरी की ह्यूमन एरर एक आदमी की नहीं, उसके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर देती है। सर बात तो सुनिए, ऐसा नहीं है सर। आप देखिए, अगर एक मिनट सर को सुन लें। अगर एक जी सर, जैसा आपने कहा कि कोई मान लीजिए अगर आदमी कोई इनोसेंट है और उसको पुलिस ने गलत पकड़ लिया है, या उसको देखिए उसके प्रोविजन है, अगर CRPC उसको ये कहती है कि भाई नहीं, आपने FIR हो गई है, हम तो ये कॉग्निबल ऑफेंस है और उसके खिलाफ कोई एविडेंस आ रही है, कंप्लेंट ने स्टेटमेंट दिया, हम उसको अरेस्ट करेंगे। लेकिन अगर एक्यूज के पास में कुछ एविडेंस है जो उसका इनोसेंस एस्टेब्लिश करती है, और IO मान लो अगर वो नहीं उसको रिकॉर्ड पे ले रहा है, वो पहले तो IO को एप्लीकेशन देगा, नहीं ले रहा है तो देखिए हाई कोर्ट में रिट पावर्स हैं, 226 और 227 में पावर्स है, आप रिट करिए और हाई कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि व्हाट एवर मटेरियल जो एक्यूज के पास है वो उसको कंसीडर करेगा। ऐसा नहीं है कि IO जो सुपर पावर है। जैसा आपकी बात बिल्कुल सही है, क्या है, आपकी बात बिल्कुल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जैसा आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है, एक लाइन में नहीं सर, आपने बात बिल्कुल नहीं, मेरी 2 मिनट मनीषा जी, शर्मा साहब रावत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शर्मा साहब रावत जी को बोलने दो। जज साहब की बात पर आप जज साहब आपने बहुत दुरुस्त बात कही है। जो आपने कहा है वो हमारा कोड जो है बहुत बेस्ट कोड है, लेकिन आप अगर एक छोटी सी बात देखिए, हमारे यहाँ 154 की जो अभी बात हमारे पास कही थी कि 154 जो धारा है वहां से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चालू होता है, और 154 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जजमेंट डायरेक्शन देनी पड़ती है पुलिस को केस को FIR रजिस्टर करने के लिए, जबकि एक छोटा सा 3 लाइन का वो सेक्शन है जिसमें ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR, मैंडेटरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वाकई में सर, मेरा कहने का मतलब है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर वाकई में कोड हमारा CRPC अगर इतना इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड हो रहा है ग्राउंड में, तो जो बात आप कह रहे हैं उसमें जो है ना ज्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन जो अभी मनीषा जी ने की है
वो भी एक सच्चाई है हमारे रावत सिस्टम में। रावत जी, कहीं ना मेरे कहीं- दिमाग कहीं में ना इससे कहीं पहले कि मैं चर्चा बंद करूं, एक सवाल कौशिक साहब के लिए आ रहा है। मैं तो इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बात को मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि अभी आपने कई बात अभी कहा कि जैसे कि आपका एक कहा कि भाई कि एफआईआर होने से एक इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अभी जैसे हमारे एक पुलिस भाई साहब ने भी कहा कि भाई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक मिसयूज वेपन आ जाता है पुलिस के हाथ में कि वो किस तरह से मिसयूज करता है। लेकिन एट द टाइम हमें ये भी देखना है कि भाई अगर एफआईआर हो रही है तो हमारी ये पुलिस को प्रोफेशनलिज्म में देखा, प्रेशर में सारे काम करते हैं, सबके पास प्रेशर, क्या जैसे आपके पास प्रेशर नहीं है, क्या वकील साहब के पास प्रेशर नहीं है, जैसे आपके पास इतनी पेंडेंसी ऑफ वर्क है, इतना इन्वेस्टिगेशन काम करना है, रिपोर्टिंग करनी है, हर चीज उनके क्या हमारे जज साहब पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और वकीलों के पास उससे ज्यादा प्रेशर है कि भाई की क्लाइंट की फाइल पढ़ के, तो क्या पुलिस के पास अगर प्रेशर होने के बाद अगर हम यहाँ पर ये बोल दें कि अगर पुलिस के पास डिफरेंट लेवल में, चाहे वो कंप्लेनेंट का प्रेशर है, चाहे एक्यूज का प्रेशर है, चाहे सीनियर ऑफिसर का प्रेशर है, और उसके में वो अपना पतला झाड़ देते हैं, तो हम लोग जो है ना कोई प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं। और ये हमें अपने घरबान में जाके देखना पड़ेगा इस चीज को। हम भी गुनाहगार हैं, अगर हम कौशिक साहब, इसलिए मैं रावत जी गवर्नमेंट काउंसिल के तौर पर एक भी मिनट समय दीजिए, मैं मैं कौशिक साहब से एक आखिरी सवाल रह रहा है। कौशिक साहब, मैं कुछ केस ऐसे कर रही हूँ, एक हैबिचुअल कंप्लेनेंट है जिसने एक ही थाने में 354 के 5 मुकदमे कर दिए। एक पुलिस ऑफिसर जो उस थाने का हेड है, एसएचओ है, ये जानते हुए कि ये हैबिचुअल कंप्लेनेंट है और हर तीसरे दिन 354, 376 या और किसी टाइप के मुकदमे ले आती है, उसके बावजूद भी पुलिस काम कर रही है उस पे, तो इसके नहीं, कुछ मापदंड है या नहीं है? मुझे 2 मिनट टाइम देंगे। मैंने स्वीकार किया कि हम एक बेल एप्लीकेशन के अंदर लिख देते हैं इसको बेल पे ना दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है जी। उसी रूह से मैं स्वीकार करता हूं कि देखिए केस रजिस्टर करना मेरा काम है, मैं बाउंड हूं केस रजिस्टर करने के, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान में मैं वो एविडेंसेस जो कि उसके अक्यूज के फेवर में है, मैं बिल्कुल फाइल पे लेके आता हूं। और कम से कम 50 ऐसे केस हुए हैं, मैं जो बीच में सर कितने 2 मिनट पुलिस सर, ऑफिसर 2 लेके मिनट आते 2 होंगे, आप मिनट बता 1 मिनट सर आप सर, प्रोफेशनली सर ये हर आदमी अगर आपने ऐसा कराया तो इस अप्रीशिएबल हर आदमी को नहीं सर, हर आदमी की ये जनरल प्रैक्टिस ये नहीं हर है आदमी पुलिस की सिस्टम में। हर आदमी की Please, किसी पे one by डिपेंड one. करता है सर हर आदमी सूरज कौशिक नहीं सर, है। उसकी रीढ़ के हड्डी पे डिपेंड He करता is है accepting, he is की बात accepting. करो, शर्मा maximum, साहब, he सर। is accepting. हर आदमी सुरेश कौशिक सर, जी जैसा नहीं है. He is very intelligent officer. I know it. I have That's worked why I am with him. saying, sir. सर मैं मनीषा जी जी मैं मनीषा जी, 50 we are going नोटिस beyond time. सर 1 मिनट, मैं 50 नोटिस मैं फेस कर चुका हूं कोर्ट के, एमएम कोर्ट के, कि आपने रेप केस के अंदर से एक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। ये मेरी पावर नहीं है उसको बेल देने की, सिर्फ सेशन की पावर है। एंड यू हैव यूज द सेशन कोर्ट से भी तुमने हाई कोर्ट की पावर को यूज कर रहे हो, और आपने उसको गिरफ्तार करके चार्जशीट क्यों नहीं किया? मैं इस फाइल को कहां लेके जाऊं? एमएम साहब कहते हैं, हमने कहा कंसाइन कर दो सर 2 मिनट के लिए। सर ये हर आदमी पर डिपेंड करता है, रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, कोई नहीं, अब कौशिक सच्चाई जी, के साथ एक होनी सवाल चाहिए। एक मिनट शर्मा साहब, एक सवाल सुनने 5 दे, सेकंड सुनने का। दे, जी। एक मिनट. सर 5 सेकंड का एक जी, सवाल सर, जी। कौशिक जी, जी। टाइम क्योंकि बिल्कुल जी, खत्म जी, हो रहा सर, जी। है। क्या आपको इस दौरान ये जो आपने किया 50 लोगों जी, को वो किया, जी। डिफेंड किया, ये किया, क्या आप कभी ह्यूमिलेट हुए? आपको ह्यूमिलेशन फेस करना सर पड़ा? मैं 50 बार कोर्ट में गया, Do you think हर बार so? ह्यूमिलेशन हुआ, लेकिन एक ड्यू टू दिस इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट सर मैं कोर्ट आपको ह्यूमिलेशन हुआ? सर कोर्ट के सामने जाके हर बार ह्यूमिलेशन हुआ, हर बार Always, हुआ कि वो yes, कोर्ट इस always. ह्यूमिलेशन सर, से बचने सर, के लिए ही पुलिस ये नहीं करती सर, यही मैं प्रूव करना लेकिन चाहता हूं। हमने किया सर ये हर काम। आदमी सूरज कौशिक नहीं हो सर सकता, हाँ, इतना दिलेर नहीं हो मैं मान सकता हूं, लेकिन मैं 50 और मेरे को किसी मजिस्ट्रेट ने सर मेरे को किसी ने पनिश नहीं किया, मेरे खिलाफ कभी किसी ने कमेंट पास नहीं किया, क्योंकि वो इस बात पे उनको पता था कौशिक साहब, कि आप he बड़े was- he is right, he is दबंगई से आपने काम किया है, आपका अपना भी एक रुतबा रहा है, इसलिए ऐसा बस नहीं हुआ। ये पर आपका बहुत से पुलिस शुक्रिया, वाले ये बेचारे कौशिक डरे ये रहते भी हैं। एन एक्सेप्शन, मनीषा ये जी, मे भी एक्सेप्शन। इसी चर्चा को मुझे लगता है पार्ट 2 में करना बिल्कुल पड़ेगा आपको, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल इसमें बहुत कुछ कहना ऑलरेडी बाकी रह 35 गया है, मिनट्स हो बहुत चुके कुछ हैं। हमारा शुक्ला सुनना जी बाकी जुड़ रह नहीं गया। पाए किसी कारण मनीषा से। जी मैं मनीषा जी एक बात कह के मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप क्योंकि डिफेंस की तरफ आप रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे अभी बता रहा था कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद रेप केस में अरेस्ट होगी, उसको प्रोसिक्यूशन का फेस करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भजन लाल वाले मैटर में पूरी गाइडलाइंस ले डाउन कर रखी है आज से 82 में, कि अगर कहीं पर कोई मिसयूज ऑफ प्रोसेस हो रहा है, मैलाफाइड इंटेंशंस में हो रही है, तो एफआईआर भी क्वैश करी गई है।
और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है इस मामले में कि बता दे कि अगर आप डिफेंस काउंसिल की तरफ से अगर आप ये सामने लेके आ जाते हैं डॉक्यूमेंट कि कहीं वहां पर मैलाफाइड इंटेंशन है, अगर कंप्लेनेंट मैलाफाइड इंटेंशन से अगर उसने प्रोसिक्यूशन मेसिटी का मिसयूज कर रखा है तो रावत जी, कल के न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई थी, एक जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन आई है कल कि अगर आपको वकालत सीखनी है, कानून की रूट्स में जाना है, तो आप ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट कीजिए। जो कुछ भी अनुभव मैं, राकेश शर्मा जी या कौशिक साहब या जज साहब शेयर कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ऊंची चीज है, हम रूट लेवल की बात कर रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल इज द फाउंडेशन कल एक जज साहब की ऑब्जर्वेशन भी आई है, मैंने पेपर में पढ़ी है। ऑफ कोर्स यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना ट्रायल कोर्ट के जो है ना हमारे कोई भी हाई कोर्ट का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से ही मैटर आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हुए रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर कभी इस चर्चा को जज साहब आपसे भी, कौशिक साहब आपसे भी बहुत जल्दी पार्ट 2 करेंगे। रावत जी आपसे भी, शुक्ला जी का कनेक्शन टूट गया था, उनको भी लेके इस चर्चा को फिर किसी दिन कंटिन्यू करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद NY न्यूज की तरफ से, मेरी तरफ से, राकेश शर्मा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।